नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी TGT, PGT, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, विधान परिषद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था। पहला विकल्प है परगृहिता, दूसरा विकल्प है परिणीता, तीसरा विकल्प है पुनर्भू और चौथा विकल्प है निमेशिका। हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पुनर्भू। पुनर्भू प्राचीन काल में ऐसी स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था जिनका पति निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, और अगर ऐसी स्त्री निसंतान स्त्री वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहती थी तो उसे पुनर्भू के नाम से जाना जाता था। यह कई परीक्षाओं में जो है कई बार प्रश्न आ चुका है। पुनर्भू से हमारा क्या आशय है। और पहला विकल्प परगृहिता। परगृहिता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो अपने पति का घर छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ रहती हो, उसे परगृहिता कहा जाता है। परिणीता, परिणीता जो है स्त्री का पर्यायवाची है, तो परिणीता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका विधि विधान के साथ विवाह हुआ हो, उसे परिणीता कहा जाता है। निमेशिका, निमेशिका जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग हैं। पहला विकल्प है निम्न पुरापाषाणिक संस्कृत, दूसरा विकल्प है मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत, तीसरा विकल्प है उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत, चौथा विकल्प है मध्य पाषाणिक संस्कृत। मित्रों, इसमें हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, मध्य पाषाणिक संस्कृत। तो हमारा जो मध्य पाषाण काल था उसमें जो औजार बनाए जाते थे वह छोटे छोटे बनाए जाते थे, छोटे छोटे पत्थरों द्वारा निर्मित होते थे। और इस काल की मध्य पाषाण कालीन संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वह आंसर लगा देते हैं मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत, जबकि ऐसा नहीं है। मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसे हम फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो फलक संस्कृत, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत और लघु पाषाणिक संस्कृत मध्य पाषाण संस्कृत है। इतना आप लोग इसमें मतलब याद रखिएगा। अगर परीक्षा में चूंकि आता है, दोनों आता है, तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन एग्जाम में क्रिएट हो जाता है, तो पहले से ही तैयार हो जाएं कि अगर फलक आता है तो मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत और अगर लघु पाषाण आता है तो मध्य पाषाणिक संस्कृत हमारा सही आंसर होगा। हम लोगों को मालूम है कि जे थॉमसन ने जो है प्राप्त सामग्री के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसमें हमारा जो पुरापाषाण काल है उसको फिर 3 भागों में बांट दिया गया था। निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और ये जो विभाजन है यह डेनमार्क में एक संग्रहालय है, कोपेनहेगन संग्रहालय, वहाँ से प्राप्त जो सामग्री हुई है उसी के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है राखीगढ़ी, तीसरा विकल्प है मोहनजोदड़ो और चौथा विकल्प है धौलावीरा। तो हमारा इसमें सही आंसर है विकल्प सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है
मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। हम लोगों को मालूम है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ से जो है ढेर सारे जो है पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं जो हम लोगों के लिए इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए सहायक हैं। हमारा पहला विकल्प है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है एक सैंधव स्थल है। यहाँ से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह वर्तमान समय में राजस्थान के गग्गर नगर जिले में अवस्थित है। दूसरा विकल्प है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वर्तमान में हमारे हरियाणा में अवस्थित है और भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल माना जाता है। इसके बाद वैसे अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ा सैंधव स्थल है मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो का हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है, तो मृतकों का टीला उसे कहा जाता है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और धौलावीरा जो है वर्तमान में गुजरात में अवस्थित है। धौलावीरा का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सफ़ेद कुआं होता है। और यहाँ से भी जो है मुख्य अवशेष अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से पानी को जो है संग्रह करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सब जो अगर हम लोग जब सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे तो उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सैंधव पुरा स्थल महानगर माना जाता है? पहला विकल्प है चन्हूदड़ो, दूसरा विकल्प है रोपड़, तीसरा विकल्प है सुरकोतड़ा और चौथा विकल्प है राखीगढ़ी। तो इनमें जो हमारा सही उत्तर है विकल्प डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है एक महानगर माना जाता है। और रोपड़, चन्हूदड़ो, सुरकोतड़ा जो है यह महानगर न मानते हुए नगर की ही संज्ञा दी गई है। चन्हूदड़ो कहाँ पे है? चन्हूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध जिलों में अवस्थित है। रोपड़ जो है वर्तमान समय में भारत के पंजाब में अवस्थित है। सुरकोतड़ा जो है गुजरात में अवस्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में अवस्थित है। हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सा सैंधव स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। पहला है बालाकोट, दूसरा विकल्प है कोट दीजी, तीसरा विकल्प है चन्हूदड़ो और चौथा विकल्प है आलमगीरपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो और लोथल ऐसे दो सैंधव स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? चन्हूदड़ो और लोथल, जहाँ से मनका निर्माण करने का कारखाना प्राप्त होता है। बेसिकली मनका का मतलब गुड़िया जैसी कोई आकृति होती थी। तो यहाँ से दो स्थल ऐसे हैं चन्हूदड़ो और लोथल जहाँ से मनका निर्माण करने का कारखाना प्राप्त हुआ है। और यह प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है। और हमारा पहला विकल्प है बालाकोट। जो बालाकोट है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है और यहाँ से सीपी उद्योग का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कौन सा? सीपी उद्योग का साक्ष्य प्राप्त हुआ, क्योंकि यह एक समुद्री तट क्षेत्र था। कोटदीजी जो है यह सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित था और यह एक प्राक सैंधव स्थल है। कोटदीजी है, कालीबंगा है, ये सब जो है प्राक सैंधव स्थल हैं। और विकल्प डी जो हमारा आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हमारे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है।
एक नदी है हिंडन नदी, हिंडन नदी है, उसी के तट पर जो है आलमगीरपुर स्थित है। यह मेरठ के आसपास है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास अवस्थित है। और आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में इसलिए प्रसिद्ध है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? पहला है धार्मिक विश्वास, दूसरा है नगरीय योजना नगर नियोजन, तीसरा है कृषि का विकास और चौथा है राजतंत्र का विकास। हमारा सही आंसर है इसमें विकल्प बी, नगरीय योजना नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि समकालीन विश्व में जो उस समय के जो प्रसिद्ध नगर थे, मेसोपोटामिया है, बेबीलोनिया है, मिस्र है आदि, उसके समकालीन सभ्यताएं थीं। और किसी भी सभ्यता में, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे बेबीलोनिया की सभ्यता हो, चाहे असीरिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, किसी भी सभ्यता में ऐसे जो है नगर नियोजन का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो अन्य सभ्यताओं से यह अपने नगर योजना में काफ़ी आगे थी और उससे जो है अपने आप को नगर योजना के कारण, नगर नियोजन के कारण सभी सभ्यताओं में अपना एक अलग स्थान बनाती है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अधोलिखित ताबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? पहला विकल्प है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। दूसरा विकल्प है, पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प है बैल, हाथी, गैंडा और 2 घोड़ों का रथ, यह भी गलत है। तीसरा विकल्प है घोड़ा, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार रथी, यह विकल्प भी गलत है। और विकल्प डी है हाथी, घोड़ा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। यही हमारा जो है सही आंसर है कि जो हमारा दैमाबाद है, दैमाबाद अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और यहाँ से एक तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है जिसमें ये सभी जानवर जो है हाथी, घोड़ा, भैंसा और 2 बैल जो है, ठीक है, उनके साथ एक जो है सवार उस पर खड़ा हुआ है, तो उनका साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से? दैमाबाद। और दैमाबाद जो है अपनी ताम्र निधियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तांबा का अगर देखा जाए ताम्र निर्मित वस्तुओं का साक्ष्य मिला है तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? पहला विकल्प है रॉबर्ट बी फ्रूट या फुट भी इसे लिखा जाता है। दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है एच.डी. संकालिया और चौथा है बी सुब्बाराव, बी सुब्बाराव। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए आर.बी. फूट, आर.बी. फूट, आर.बी. फूट जो रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम है इनका, रॉबर्ट ब्रूस फुट, यह इनका पूरा नाम है। यह मुख्य रूप से एक भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक। और यह जो है दक्षिण भारत में अतिरपक्कम, दक्षिण भारत में एक स्थल है, पल्लवरम, कौन सा है? पल्लवरम की खुदाई से इन्होंने एक हैंडेक्स प्राप्त किया था। पल्लवरम की खुदाई से
क्या प्राप्त किया था? यह एक हैंडेक्स प्राप्त किया था जो कि पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित था। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित था, तो इसीलिए चूंकि जो है पूर्व पुरापाषाण कालीन सबसे प्राचीन हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि भारतीय प्राग इतिहास का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। यह 100% गलत है। अगर आता है भारतीय प्राग इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही माना जाएगा। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ की खुदाई की थी? तो उन्होंने पल्लवरम की खुदाई की थी। पल्लवरम से उन्होंने क्या प्राप्त किया था? हैंडेक्स प्राप्त किया था। पल्लवरम की खुदाई उन्होंने कब की थी? 1863 ईस्वी में की थी। पल्लवरम कहाँ पे अवस्थित है? पल्लवरम जो है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में अवस्थित था। तमिलनाडु में अवस्थित था। इसके बाद जो है दूसरा विकल्प जो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 ईस्वी में जब भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, तो उस पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी कारण से जो है, चूंकि इन्हीं के प्रेरणा से भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। एच.डी. संकालिया जो है, एच.डी. संकालिया भी जो है पाषाणकालीन खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित है। एक स्थान है नौदा टोली। कौन सा स्थान है? नौदा टोली। तो नौदा टोली का उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया महोदय ने कराया था। और बी सुब्बा राव भी जो है पाषाणकालीन उपकरणों के लिए की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। और गुजरात में एक स्थान है लखनाज। तो लखनाज के उत्खनन के लिए बी सुब्बा राव प्रसिद्ध हैं। यह सभी चारों लोग जो है एक पुरातत्व वेत्ता थे। हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? पहला है सोहन संस्कृत, दूसरा है सोथी संस्कृत, तीसरा है मद्रासियन संस्कृत और चौथा है विंध्यन संस्कृत। तो सोहन संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत और विंध्यन संस्कृत जो है पाषाण युगीन संस्कृत है। और सोथी संस्कृत जो है पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है, बल्कि यह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पहला है कृषि, दूसरा है शिकार, तीसरा है पशुपालन, चौथा है मिट्टी के बर्तन बनाना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, शिकार। तो हमारे जो पूर्व पाषाण कालीन मानव थे वह जो है खेती से भी परिचित नहीं थे, पशुपालन से भी परिचित नहीं थे और कुम्हार के चाक से भी परिचित नहीं थे, बल्कि जो है उनका जीवन यापन जो है शिकार पर निर्भर करता था। वह जो है आखेटक थे। आखेटक और खाद्य संग्राहक उन्हें कहा जाता है। पूर्व पाषाण कालीन मानवों को क्या कहा जाता है? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मतलब वह शिकार करते थे और उस शिकार के द्वारा जो है उसका मांस इकट्ठा करके जो है उसी को वो खाते थे। इन्हें खेती की जानकारी नहीं थी, इन्हें पशुपालन की जानकारी नहीं थी, बल्कि जो है पूर्ण रूपेण जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थे। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?
तो पहला विकल्प है इसमें कालीबंगा, दूसरा विकल्प है लोथल, तीसरा विकल्प है सुत्का केंडोर और चौथा विकल्प है हड़प्पा। तो इसमें हमारा सही आंसर है कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल दोनों स्थलों से जो है, थोड़ा सा इसमें जो विकल्प सही नहीं है, तो दोनों स्थलों से जो है युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। वैसे तो अगर देखा जाए कि सिंधु सभ्यता में, हड़प्पन संस्कृति में क्या है कि एकल समाधान के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी। विकल्प ए और बी कहाँ से? कालीबंगा से और लोथल से। परीक्षाओं में ये भी आता है कि कालीबंगा से कितनी युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से 1 युग्म समाधान या 1 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। और लोथल से कितनी युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं? लोथल से 3 युग्म समाधियां या समाधान प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? पहला है विकल्प हड़प्पा, दूसरा विकल्प है लोथल, तीसरा विकल्प है दैमाबाद और चौथा विकल्प है मोहनजोदड़ो। और हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, और यह मूर्ति जो है पाषाण निर्मित है। पुरोहित की जो मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वह पाषाण निर्मित एक मूर्ति है, जिसे हम योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति के नाम से संबोधित करते हैं। और यह जो पाषाण है, सेलखड़ी पाषाण होता है, एक सेलखड़ी पत्थर होता है, उससे बनी है। किससे बनी है? सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई मूर्ति है और 19 सेंटीमीटर ऊंची है। 19 सेंटीमीटर ऊंची है। और इस योगी का अगर देखा जाए, वेशभूषा देखा जाए, तो मूछें बिल्कुल नहीं हैं, साफ हैं, और इसकी जो दाढ़ी है बहुत विशेष रूप से अलंकृत की गई है, और उसके जो केस हैं, बाल हैं, वह पीछे की ओर जो है फीते से बंधे हुए हैं, और मस्तक पर जो है गोल अलंकरण है, और बाएं कंधे को ढकते हुए जो एक साल है। तो ये सब जो है उसकी वेशभूषा है। तो कहाँ से पुरोहित या योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किस धातु से बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है प्रागैतिहासिक काल के पाषाण औजार सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, यह पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा है चौपानी मांडोक से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह विकल्प भी सही है कि जो हमारा चौपानी मांडो है वहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तीसरा विकल्प है ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, यह सही नहीं है। अगर प्रश्नगत देखा जाए तो हमारा यही सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा सही नहीं है, तो सही नहीं है। जो हमारे ताम्र उपकरण है उससे जो आहार एवं गिलुंद एवं गणेश्वर, आहार गिलुंद और गणेश्वर, ये सब जो है महाराष्ट्र में अवस्थित न होकर राजस्थान में स्थित हैं और ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह महाराष्ट्र में न अवस्थित होकर कहाँ पे है? राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में अवस्थित है। अगला विकल्प है कायथा संस्कृत मध्य प्रदेश से संस्कृत है, यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, यह भी हमारा सही विकल्प है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुरास्थलों में से कहाँ से गर्त निवासों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पहला है मिताथल, दूसरा है कुणाल, तीसरा है राखीगढ़ी और चौथा है
धौलावीरा। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर है, तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प बी कुणाल। विकल्प बी कुणाल। तो जो कुणाल है वहाँ से जो है गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुणाल मुख्य रूप से जो है अगर देखा जाए तो हमारे हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, फतेहाबाद ज़िले में कुणाल अवस्थित है। और यहाँ से कुछ जो है चूँकि सेंधव घग्गर हाकरा क्षेत्र अवस्थित था यहाँ पे, तो सेंधव घग्गरा मतलब तो कुछ लोग यहाँ पे जो है गर्त में, गर्त मतलब गड्ढा बनाकर रहते थे। और उन लोगों ने जो है आसपास अपना जो है मिट्टी के बर्तन बना के जो है उसे पकाना धीरे धीरे प्रारंभ किया। और कुणाल से एक महत्वपूर्ण और प्रश्न आता है कि चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल से ही प्राप्त हुआ। और हमारा ये जो गर्त निवास का साक्ष्य है, क्योंकि इसमें मिताथल है नहीं, कराखी गढ़ी है नहीं, धौलावीरा है नहीं, और गर्त निवास के साक्ष्य एक हो गया कुणाल। एक स्थान है गुफकराल। गुफकराल से भी जो है एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इससे जो है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरा स्थल है बुर्ज होम। यहाँ से भी जो है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, गुफकराल और कुणाल। हमारा अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह विकल्प सही है। यह विकल्प सही है। दूसरा है बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह गलत है। बनावली से किसी भी दुर्ग के साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होते हैं। दूसरा है सी विकल्प है बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, यह भी जो है सही नहीं है। यहाँ से कोई सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। और अगला विकल्प है डी विकल्प है कि आमरी की जो खोज है सर्वप्रथम जे.एम. कैसल ने 1929 ईस्वी में की थी, यह विकल्प भी गलत है। 1929 में तो इसकी खोज हुई थी, यह तो सही है, लेकिन कैसल ने इसकी खोज की थी, यह गलत है। यह गलत है। आमरी की खोज मुख्य रूप से एन.जी. मजूमदार ने किया था। कब किया था? 1929 में। तो आपका ये गलत है। इसमें जे.एम. कैसल जो है इसकी खोज नहीं किया था, बल्कि जो है एन.जी. मजूमदार ने आमरी की खोज की थी। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देखने के पश्चात अगर आपने सब्सक्राइब पहले से किया है तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। साथ में जो आप बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो मैं जब चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।